कर दीजिए। तो ये इनको पहले इलेक्शन कमीशन को पहले लिखा था क्या इन्होंने इलेक्शन होने के पहले? क्योंकि ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। इसका बंगाल इलेक्शन से तो कोई लेना देना मुझे नहीं लग रहा है कि है। इसका लेना देना इलेक्शन कमीशन की जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उससे है। तो आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए। वो आज इलेक्शन जब हो चुके, रिजल्ट अनाउंस करने में कुछ घंटे बचे हैं, उसके पहले से ये सब ड्रामा करना, ये ड्रामा ही लगता है मुझे। आई एम सॉरी टू से राकेश जी, ये ड्रामा ही लगता है। क्योंकि अगर आपको इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ बेसिक तब्दीलियां चाहिए, किस तरीके से प्रोसीजरली वोट्स काउंट होते हैं, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से किनको बुलाया जाता है, तो वो एक अलग एडवोकेसी का जरिया है। एक एनजीओ खोलिए और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बोलिए धर्मेंद्र यादव, हम डिस्कस करेंगे। धर्मेंद्र यादव, कभी आपने आवाज उठाई थी पहले क्या कि लाइव स्ट्रीमिंग कर दो? राकेश पांडे जी टीएमसी ने पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख के दे दिया था क्या? कि स्ट्रांग रूम की लाइव स्ट्रीमिंग हो और एक डिस्प्ले लगाया जाए बाहर, जो शिवम त्यागी पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग सबको एक्सेस हो जाए, सबको एक्सेस ना हो। ये लाइव स्ट्रीमिंग स्ट्रांग रूम के बाहर एक डिस्प्ले लगा दिया जाए और उस डिस्प्ले पे सब लोग देख सके कि अरे तो लगा ही होता है भाई, डिस्प्ले तो लगा ही होता है। कोई जा ही नहीं पाएगा। कोई संदिग्ध व्यक्ति अरे आज पर तो प्रोटोकॉल भी वहां कोई नहीं जा पाएगा, जाएगा तो एजेंट ही। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई संदिग्ध व्यक्ति आएगा। अरे भाई क्या तर्क दे रहे हैं आप आज? ये क्या हो गया? कुछ बोलेगा उसे धमका दिया जाएगा। नहीं, ये बंगाल की हार का असर उत्तर प्रदेश तक कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। और इलेक्शन कमीशन टीवी लगा दो स्ट्रांग रूम के बाद, तो वहां पर भी तो एजेंट्स ही होंगे, वहां पर भी आम जनता नहीं जा सकती भाई। एजेंट क्या करेगा मुझे बताइए? वो चार लोग उसे धमका देंगे और बोलेंगे तुम बोलना मत, तो वो कैसे? और एजेंट डर जाएगा। नहीं, पहले तो ये बात है धर्मेंद्र भाई, पहले तो ये बात है कि आपको एजेंट पर ही भरोसा नहीं है, आपको अपनी ही पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है। आप जिसको नियुक्त करते हैं स्ट्रांग रूम में कि सारी प्रोसेसिंग को देखे एज पर द प्रोटोकॉल, आपको उस पर ही भरोसा नहीं। आप कह रहे हैं केवल एजेंट क्यों देखे? मुझे तो यही जानकर हैरानी हो रही है कि एक साल पहले 27 के एक साल पहले आपको अभी से एजेंट पर भरोसा आप नहीं कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, आप पूरी बहस को एक जगह ऐसी जगह लेके जा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई। मैं बहस को क्या लेकर जा रहा हूं? आप नहीं आप स्ट्रांग रूम का फुटेज अगर बाहर आएगा उससे कोई समस्या होगी? इलेक्शन प्रोसीजर या जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी निष्पक्षता कम हो जाएगी? नहीं, एक बात जो शिवम त्यागी ने कही, एक बात जो शिवम त्यागी ने कही कि जितने ज्यादा नहीं सुनिए ना, डिस्प्ले हो रहा है कि अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है और हर कोई देखे, क्या दिक्कत है? नहीं तो ठीक है सर, इस मांग को आगे बढ़ाइए, इस मांग को आगे बढ़ाइए। इलेक्शन कमीशन देखेगा कि एज पर सिक्योरिटी और एज पर जरूरत के हिसाब से ये कितना मुमकिन है कि नहीं है। अरे आज तक हो गया क्या धर्मेंद्र यादव? ये पहली बार से कोई मॉनिटरिंग का काम हो रहा है क्या? या पहली बार इस देश में सीसीटीवी कैमरे लगे स्ट्रांग रूम के अंदर? पहली बार लगे हैं क्या इस देश में सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम के अंदर? पूरे देश को आप बताइए। कभी आपने मांग किया? मैं तो अलबत्ता आज तक नहीं सुना। मैंने अलबत्ता ये मांग आज तक नहीं सुनी है किसी सपा नेता की ओर से कि लाइव स्ट्रीमिंग कर दो, यूट्यूब पर खुलेआम चला दो स्ट्रांग रूम का फुटेज। बताइए इलेक्शन कमीशन का क्या एक्शन है, बताइए ना। बीजेपी कुछ अच्छा एक बात बताइए शिवराज तो आ रहा हूं, एक बात सुनिए धर्मेंद्र यादव, ये जो फुटेज, एक सेकंड शिवम, ये जो फुटेज लेकर टीएमसी ने बवाल किया, धर्मेंद्र यादव सुनिए, ये जो फुटेज लेकर टीएमसी ने बवाल किया, जो 2-4 लोग अंदर दिखाई दिए जिसको लेकर यह दावा किया गया, मैं कह रहा हूं वो फुटेज भी कहां से आया? एग्जैक्टली। अरे चंडीगढ़ का फुटेज आ गया। अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं, बंगाल का, आप चंडीगढ़ पहुंच जा रहे हैं। चंडीगढ़ के आगे भी हिंदुस्तान है भाई। हाँ, मैं आपसे बंगाल की बात पूछ रहा हूं, वो फुटेज कहां से आ गया? जरा वो फुटेज रखिए स्क्रीन पर। नहीं रुक जाइए, वो जरा फुटेज रखिए जिसको, जहां से ये बवाल शुरू हुआ था, वो फुटेज रखिए स्क्रीन पर। अरे रुक जाइए, रुकिए ना, ये तो दीदी दिखा रही। हाँ यस, ये जो दीदी मोबाइल पर दिखा रही थी उन तक ये फुटेज कैसे पहुंचा? उन तक कैसे पहुंचा? अरे हर पार्टी का अपना इनपुट सिस्टम नहीं होता क्या? अरे पूछ रहा हूं वो फुटेज कैसे पहुंचा दीदी तक? अरे स्ट्रांग रूम में पार्टी का सिस्टम कहां चलता है? बहुत सारे अधिकारी होंगे जो उनको बता रहे होंगे। अच्छा अधिकारी दे दिए होंगे। अरे बताए नहीं, ये फुटेज है भाई, दिखा रही हैं। ये फुटेज कैसे पहुंचा बताइए? कैसे पहुंचा? हाँ। ये तो आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप बताइए कैसे पहुंचा? अरे हद स्थिति है, हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करवाया तो उसके बारे में नहीं बात करें। मैं मीडिया का व्यक्ति हूं, मैं बताऊं। आप कह रहे हैं कि एक्सेस नहीं है, सबको एक्सेस होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, दीदी कार से बाहर निकल कर भाई फुटेज रखिए, जरा दीदी वाला रखिए। ये फुटेज है जिसकी मैं बातचीत कर रहा हूं। ये फुटेज कैसे पहुंचा टीएमसी तक? ये हाँ, ये कैसे पहुंचा? हाँ कैसे? इसके अंदर गया कौन? फालतू बताइए मुझे। अरे मैं पूछ रहा हूं पहुंचा क्या? अरे सीसीटीवी फुटेज है भाई, मोबाइल का बनाया हुआ नहीं है, कैसे पहुंचा ये? कैसे पहुंचा? हाँ अरे फुटेज बोला है, कैसे पहुंचा?
कैसे मतलब है, बताइए मुझे। अरे ये मतलब ये पब्लिक डोमेन में कैसे, ये फुटेज टीएमसी के पास कैसे पहुंचा जो उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर पे डाला और ममता दीदी दिखा रही है, पीरियड। इनके पास इनका एजेंट है कि नहीं अंदर, बताइए। वही हम कह रहे हैं। अरे वो वॉशरूम चला गया था। नहीं तो उसने बताया वो धर्मेंद्र यादव आपके हिसाब से व्यक्ति की सूचना दी। आपके एक सेकंड सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए, अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए, अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, इलेक्शन कमीशन का प्रोफेसर साहब सुनिए, संवेदनशील मुद्दे पे प्रोफेसर साहब सुनिए ना, सुनिए, हंसूंगा सर, हंसूंगा सर, जब आप बेसिर पैर की बात करेंगे तो हंसी आएगी, और अकेले मैं नहीं हंस रहा हूं, सब लोग हंस रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपके हिसाब से एजेंट तो वॉशरूम भी जाते हैं, ये फुटेज कैसे आ गया टीएमसी? आप नहीं जाते वॉशरूम, आप वॉशरूम नहीं जाते भैया। इसमें कौन सी नहीं आपकी मनोदशा 1 साल पहले धर्मेंद्र यादव क्या हो रही है मुझे नहीं पता है। धर्मेंद्र यादव 1 साल पहले ये मनोदशा, बाप रे बाप, 1 साल पहले। शिवम बोलिए 10 सेकंड, फिर मैं शुभ रास्ता रहा हूं, बोलिए जल्दी। उसके जस्टिफिकेशन में आप पूरी दुनिया भर की बात कह दे रहे हैं। बोलिए शिवम बोलिए। मतलब इट इज सो शेमफुल कि नेशनल टेलीविजन पर ऐसा एक डिस्कोर्स ये बार बार खड़ा करने के, वॉशरूम नहीं जाते भाई, सीसीटीवी नहीं जाते, उसकी एक्सेसिबिलिटी का चार्ज 45 डेज तक लाइज विद द कोर्ट। कभी भी आप उसको जाकर क्लेम कर सकते हैं, आपके एजेंट्स उसको क्लेम कर सकते हैं। ये जो वीडियो फुटेज आया है ये वहीं से आया है, उसी के आधार पर आपने झूठ बोल दिया पूरी जनता में और पूरे टीएमसी के कैडर में, और सबको रात को बुला लिया ये कहते हुए कि ये देखिए पोस्टल बैलेट्स में घोटाला हो रहा है। अब अगर रात को वहां हंगामा हो जाता, लात घुसे गोली चल जाती, कौन जिम्मेदार होता? जबकि सबको पता है कि टीएमसी के एजेंट्स को, भाजपा के एजेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने ईमेल करके बाकायदा बुलाया है। टाइम एंड अगेन जब वो नहीं पहुंचे तो बाकी सारी पार्टीज के एजेंट्स के सुपरविजन में वहां होते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। इन लोगों ने 2 मिनट में वो फर्जी वीडियो बनाकर और झूठ कर दिया बाहर। अब बताओ इसका क्या इलाज है? नहीं, इलाज की बात तो अलग है। मैं तो शुभरास्ता ये सोच रहा हूं कि साल भर पहले धर्मेंद्र यादव का ये हाल है, क्या होगा अगले 1 साल में? अगले 1 साल में देश की राष्ट्रीय राजनीति रिकैलिब्रेट होगी, और देश की राष्ट्रीय राजनीति कहने का मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और ये जो जितने जो अलायंस पार्टनर्स हैं इनके यहाँ जो संवाद होने वाला है, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस पूरे इलेक्शंस में आप देखिए रीजनली हर पॉलिटिकल पार्टी दमखम से चुनाव लड़ा, सबने, सब सारी रीजनल पार्टीज ने लड़ा। तमिलनाडु में डीएमके को कांग्रेस से समस्या रही, कांग्रेस को डीएमके से समस्या रही, ममता बनर्जी की राहुल गांधी से समस्या रही, राहुल गांधी को ममता बनर्जी से समस्या रही, आरजेडी और कांग्रेस का क्या तालमेल रहा वो हमने बिहार इलेक्शंस में देख लिया। तो अब सवाल ये है कि इंडी गठबंधन किस रूप में आगे बढ़ेगी। इंडी गठबंधन का सिरमौर जो होगा, मैं ना चेहरा भी नहीं कह रही कि ममता बनर्जी या राहुल गांधी या डीएमके से कोई या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई, मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस की क्या मनोदशा होगी, कांग्रेस की क्या पॉलिटिकल दशा होगी, चिंता का विषय, बहस का विषय ये होना चाहिए। इसलिए राकेश जी, क्योंकि देखिए नेशनल पॉलिटिक्स जिस तरीके से अभी हो रही है, ये बहुत क्लियर हो चुका है कि ओवर सेंट्रलाइज्ड तरीके से आप देश की राजनीति अब नहीं चला सकते। रीजनल सत्रप्स जो हैं वो अपने यहाँ अपने गढ़ को मेंटेन करके रखेंगे, अगर वो हारेंगे भी तो भी उनका वजूद रहेगा। इसके कहने का मतलब यह है कि आप विचारधारा का जो कोलिशन है उसके बियॉन्ड आपको रीजनल सेंटिमेंट, वहां का जो पॉलिटिकल ग्रामर है उसको साथ लेते हुए आपको एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना होगा। अब इन सबके बीच में कांग्रेस कहां, आप कहां देखते हैं कांग्रेस को? वो पोल के रूप में तो नहीं उभर कर आ रही, मैक्सिमम वो पिवट के रूप में रह सकती है, और यही पे संवाद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर चाहेंगे कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट अपने आप को प्रेजेंट करें, तो ममता बनर्जी क्यों चुप रहेंगी? अखिलेश यादव जी को क्यों चुप रहना चाहिए? डीएमके को क्यों चुप रहना चाहिए? तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहीं से डिबेट आगे बढ़ाते हैं। बोलिए चंद्रमोहन जी, बताइए क्या जवाब है शुभरास्ता का? देखिए, शिवरास्ता जी का भी जवाब देते हैं, ये कोई पहली बार थोड़ा हुआ है 2014 से पहले। 2014 के बाद तो लगातार हुआ है, क्योंकि उस लगातारी के अंदर तुम्हारा ही शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम्हारा ही शहर का जजमेंट, तो ये तो बार बार हुआ है। और वीडियो फुटेज कहां से आ गया?
फुटेज तो तब भी नहीं आया राकेश जी, जब हंसी आपकी निकली, जब इस देश की सुरक्षा के अंदर 350 किलो RDX आ गया और देश की सुरक्षा एजेंसियों को, गृह मंत्रालय को पता नहीं चला। और इस इलेक्शन के अंदर गृह मंत्रालय ने अपना हेड ऑफिस बंगाल में बना लिया, 350 CISF के जवान साथ रख लिए, लेकिन 80 जवानों की जानकारी के लिए उनके पास जानकारी नहीं थी। तो सुभाषिता जी को तब भी कलम नहीं चली, क्योंकि देश के 80 बेटे शहीद हो गए, लेकिन कांग्रेस के नाम की राजनीति, सुभाषिता की राजनीति कलम से चलती रह गई और शुभम त्यागी जी की हंसी निकलती रह गई। अरे विषय तो यह है कि अगर आप कह रहे हो कि वो फुटेज निकला, तो या तो बीजेपी ने निकाला या TMC ने निकाला, तो जवाब ये दो कि वो